चिकन बिरयानी ले लो, 150 रुपए की गरम गरम मजेदार चिकन बिरयानी, जो एक बार खाए बार बार खाए। मोहन अपने ठेले पर खड़ा होकर अपनी चिकन बिरयानी बेच रहा था, जबकि रामू गांव के दूसरे लोगों के साथ वहां पर आया और मोहन के सामने वाली समोसे की दुकान पर बैठ गया। चलो रामू भैया, आज हम भी मोहन भैया की बिरयानी खाते हैं। क्या स्वाद वाली बिरयानी बनाते हैं मोहन भैया, जो एक बार खाए उंगलियां चाटता ही रह जाए। रामू ने राजू की बात पर नाक से मक्खी उड़ाई। अरे जाओ जाओ, कितनी बार इसकी बिरयानी खाई है, मुझे तो कभी भी स्वाद नहीं लगी। पता नहीं तुम गांव के लोगों ने इसे इतना सर क्यों चढ़ा रखा है। अगर ऐसी बात है रामू भैया, तो आप भी मोहन के मुकाबले में बिरयानी बनाकर बेचना शुरू कर दें, तब मैं देखूंगा कि ज्यादा लोग आपके पास आते हैं या मोहन भैया के पास। नंदू ने तो मजाक में एक बात कह दी थी, मगर रामू ने इसे गंभीरता से ले लिया। घर आने के बाद भी वो यही सब सोचता रहा। मुझे भी बिरयानी बनानी होगी, मोहन से ज्यादा स्वाद वाली और सस्ती बनानी होगी, ताकि गांव के लोग मुझसे बिरयानी खरीदें। मगर मैं इतनी सस्ती बिरयानी कैसे बनाकर बेच सकता हूँ? रामू अपने मन में सोचने लगा और फिर उसके मन में एक विचार आया और वो निश्चिंत होकर सो गया। अगले दिन उसने अपना सारा सामान इकट्ठा किया और फिर शाम को मोहन के सामने अपना ठेला लगाकर बिरयानी बेचने लगा। 100 रुपए की चिकन बिरयानी ले लो, जो एक बार खाए हमेशा याद रखे। रामू की आवाज सुनकर मोहन के साथ साथ और बहुत सारे लोग चौंक गए। अरे ये क्या, रामू भैया ने भी बिरयानी बेचना शुरू कर दिया, मगर इतने सस्ते दाम पर। रामू भैया अपना नुकसान करेंगे, भला इतनी सस्ती बिरयानी बेचकर उन्हें फायदा कहाँ से होगा। अरे रामू, तू 100 रुपए में चिकन बिरयानी दे रहा है, जबकि ये मोहन हमें 150 रुपए में दे रहा है। हमें रामू की बिरयानी भी चेक करनी चाहिए। जो रामू की बिरयानी खा रहा था वो उंगलियां चाट रहा था। मान गए रामू भैया, आपकी बिरयानी तो बहुत ही ज्यादा स्वाद वाली है और है भी सस्ती। हम तो बाप से बिरयानी लेंगे। देखते ही देखते मोहन की दुकान से भीड़ हटकर रामू की दुकान पर इकट्ठा हो गई। सभी लोग रामू के ही गुण गाने लगे। आज रामू भैया का पहला दिन है और पहले ही दिन उन्होंने सारे ग्राहक मेरे अपनी तरफ खींच लिए। अब मैं क्या करूं, मेरी तो सारी बिरयानी बेकार चली जाएगी। आज तो एक भी ग्राहक नहीं मिला। मोहन बहुत उदास और परेशान हो गया। घर आया तो अपनी बीवी कल्पना को सारी बात बताई। रामू भैया का तो इतना अच्छा खेतीबाड़ी का काम चल रहा था, उन्हें बिरयानी बनाकर बेचने की क्या सूझी? रामू हमेशा से वही काम करता है जो मैं करूं। पता नहीं उसके दिल में मेरे लिए इतनी जलन क्यों है। मुझे लगता है कि उसने मुझे नीचा दिखाने के लिए बिरयानी का काम शुरू किया है, और देखो पहले ही दिन उसे कामयाबी भी मिल गई। मोहन की पत्नी भी ये सुनकर परेशान हो गई। अगले दिन मोहन रामू के पास गया। रामू भैया, मैं आपको बिरयानी बनाकर बेचने से मना नहीं कर रहा। मैं आपको बस इतना कह रहा हूँ कि आप इतनी सस्ती बिरयानी बेचेंगे तो आपको फायदा बिल्कुल भी नहीं होगा, उल्टा नुकसान ही होगा। क्या फायदा आपको इतनी मेहनत करने का? रामू के होठों पर तानों वाली मुस्कान आ गई। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी कामयाबी से जल रहे हो। मुझे कुछ ही दिन हुए और लोग मेरे गुण गाने लगे, और ये बात तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। आप गलत समझ रहे रामू भैया, मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं जल रहा हूँ। मैं तो आपके भले के लिए ही कह रहा हूँ। अरे जाओ जाओ, बहुत देखे तुम्हारे जैसे। तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो, तुम मेरा भला कैसे सोच सकते हो? मोहन के पास जो ग्राहक जैसे आने का रास्ता ही भूल गए। मोहन बहुत परेशान था। इतनी परेशानी की वजह से उसकी तबीयत भी खराब हो गई और वो बहुत बीमार पड़ गया। पतिदेव, आपने तो इस बात को अपने दिल से ही लगा लिया है। अगर आप इस तरह बीमार पड़ गए तो हमारा क्या होगा? हमारा भी तो सोचिए। तुम नहीं जानती कल्पना, मैं कितना परेशान हूँ। सब कुछ मेरे हाथ से निकल रहा है, रोजाना ही मुझे इतना नुकसान हो रहा है। अब आप परेशान मत हो, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। आप कुछ दिन आराम करें, मैं आपकी जगह बिरयानी बेचूंगी। अगले दिन कल्पना ने बिरयानी बेचना शुरू कर दिया, मगर हर रोज की तरह आज भी कोई ग्राहक उसके पास नहीं आया। रामू के पास तो ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। कल्पना इसी के बारे में सोचती रह गई। आखिर रामू भैया इतनी सस्ती बिरयानी बेचकर फायदा कैसे कमा रहे हैं? अगर मैं भी सस्ती बिरयानी बेचना शुरू कर दूं तो मेरे पास भी ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। कल्पना ने भी अपनी बिरयानी के दाम सस्ते कर दिए। 100 रुपए की बिरयानी ले लो, जो बहुत प्यार से, खास मसालों के साथ और खास तरीके से बनाई गई है। 100 रुपए बिरयानी का सुनकर गांव के बहुत सारे लोग कल्पना के पास आ गए और फिर देखते ही देखते उसकी सारी बिरयानी भी खत्म हो गई। रामू ये देखकर जलने लगा।
अब इन लोगों ने भी सस्ती बिरयानी बेचना शुरू कर दिया। खैर, ये जितने भी ग्राहक इकट्ठे कर लें, इन्हें तो फायदे के बजाय नुकसान ही होगा, और ये चाहकर भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। हर रोज कल्पना सस्ती बिरयानी बेचने लगी। बिरयानी तो बिक जाती, मगर फायदा बिल्कुल थोड़ा सा होता। मुझे रामू भैया के बारे में पता लगाना होगा। आखिर वो बिरयानी का सामान कहाँ से लेते हैं? मुझे लगता है उन्हें कहीं से बिरयानी का सामान सस्ता मिल रहा है, तभी वो इतनी सस्ती बिरयानी बेच रहे हैं। शाम हुई तो कल्पना ने अपना सामान बांधकर छुपकर रामू का इंतजार करना शुरू कर दिया, और वो घर जाने की बजाय रामू का पीछा करने लगी। रामू पहले एक दुकान पर गया और दुकानदार से भाव ताव करने लगा। कल्पना ये देखकर हक्का बक्का रह गई। अच्छा, तो ये बात है, रामू भैया इस दुकान से सामान लेते हैं। मुझे ये बात अपने पति को बतानी होगी, मगर उससे पहले ये देख लूं कि ये सस्ती मुर्गियां कहाँ से लेते हैं। रामू अपने ही ख्यालों में खोया चला जा रहा था। उसे इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि कल्पना उसका पीछा कर रही है, और फिर कल्पना को सारी बातों के जवाब मिल गए। उसके होठों पर मुस्कान फैल गई। ये रामू तो बहुत ही चालाक इंसान है। थोड़ी सी समय में उसने कैसे कारोबार के सारे मामलों को समझ लिया है। और एक मेरे पति है जो हमेशा ईमानदारी और सच्चाई से काम लेते रहे, इसीलिए यूं खाली हाथ होकर बिस्तर पर पड़ गए हैं। मगर अब मैं भी वही करूंगी जो रामू भैया कर रहे हैं, और कामयाबी मेरी नसीब बनेगी। अगले दिन से कल्पना ने भी रामू के तरीकों को अपना लिया। उसने सामान तो अच्छी दुकान से लिया, लेकिन मुर्गियां वहीं से लेने लगी जहां से रामू लेता था। देखते ही देखते उसका काम भी खूब चलने लगा और बहुत ज्यादा फायदा होने लगा। मोहन खुश होने के साथ साथ हैरान भी था। कल्पना, मुझे समझ नहीं आता कि आखिर हमें इतना फायदा कैसे हो रहा है। मैं कितने सालों से काम कर रहा हूँ, इतना फायदा तो एक महीने में किया ही नहीं जा सकता जितना तुमने चंद दिनों में कर लिया। अरे पतिदेव, आप समझदारी से और अक्ल से काम नहीं लेते थे। मैंने अपनी अक्ल को इस्तेमाल किया और बस आप देख लें, आपके काम को मैंने कहां से कहां पहुंचा दिया। कुछ दिन के बाद मोहन की तबीयत ठीक हो गई। अब वो कहने लगा, अब मैं दोबारा से काम संभालना चाहता हूँ, तुम पहले की तरह घर संभालो। ठीक है, मगर आपको मुर्गियां मैं ही ला कर दिया करूंगी। मैं अपनी सहेली से मुर्गियां लेती हूँ, वो मुझे सस्ती मुर्गियां देती है। अगर आप उससे लेने के लिए जाएंगे तो वो आपको कभी भी इस कीमत पर नहीं देगी। हाँ, ये भी ठीक है, मगर मैं तुम पर ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम शांत रहो और आराम से घर को देखो। अगले दिन से कल्पना का एक नया नियम बन गया था। वो रोजाना सुबह सुबह घर से निकलती और फिर अपने पति को मुर्गियां देकर वापस आकर घर के काम करती। शाम को जब मोहन बची हुई बिरयानी लेकर आता, बच्चे बिरयानी खाने की जिद करते। अरे हटो यहाँ से, इस बिरयानी को हाथ मत लगाना, ये सिर्फ दुकान पर बेचने के लिए बनाई गई है, तुम्हारे खाने के लिए नहीं। कल्पना दुकान वाली बिरयानी अपने बच्चों को चखने तक नहीं देती। वो अपने बच्चों और पति के लिए घर में बिल्कुल अलग और ताजा गोश्त की दूसरी बिरयानी तैयार करती थी। कल्पना, मैं देख रहा हूँ कि तुम बच्चों को इस बिरयानी के पास भी नहीं आने देती हो। आखिर ऐसा क्यों है? क्या इसमें कोई खास बात है? अरे पतिदेव, आप भी ना बस शक करने लगते हैं। वो दुकान का माल है और ये घर का। बच्चों को दुकान की आदत नहीं डालनी चाहिए। मोहन कल्पना का ये अजीब बर्ताव देखकर मन ही मन में बहुत हैरान होता था, मगर वो ज्यादा बहस नहीं करता था। कुछ तो गड़बड़ जरूर है जो कल्पना मुझसे छुपा रही है। वो इतनी सस्ती बिरयानी कैसे बना रही है कि फायदा भी दोगुना हो रहा है। कुछ दिन गुजरे तो गांव का माहौल अचानक बदलने लगा। हर घर से बीमारी की खबरें आने लगी और देखते ही देखते पूरा गांव एक अजीब मुसीबत में फंस गया। हाय राम, मेरे पेट में अचानक इतना दर्द क्यों हो रहा है? लगता है गांव में कोई नई और खतरनाक बीमारी फैल गई है। गांव के बच्चे और बूढ़े लोग बीमार होने लगे थे। किसी को पेट में तेज दर्द था, किसी को उल्टियां आ रही थी, तो कोई खांसी और बुखार में तड़प रहा था। ये कोई आम बीमारी नहीं है। सब लोगों को एक साथ एक जैसे लक्षण होना दिखाता है कि सबने कोई चीज खाई है या फिर कोई बीमारी यहाँ फैल रही है। सब लोग इस बात से बहुत हैरान थे और परेशान थे। मोहन के दिल में कल्पना पर शक का बीज पनपने लगा था। उसने फैसला किया कि वो अब खामोश नहीं बैठेगा, बल्कि खुद सच्चाई का पता लगाएगा। कल सुबह जब कल्पना मुर्गियां लेने जाएगी तो मैं खामोशी से उसके पीछे जाऊंगा, ताकि मुझे मालूम हो सके कि वो गोश्त लाती कहां से है। अगले दिन सुबह सुबह जैसे ही कल्पना घर से निकली, मोहन ने बड़ी होशियारी से उसका पीछा करना शुरू कर दिया, ताकि कल्पना को उसके होने का पता न चले।
ये इस दुकान पर क्या करने के लिए आई है? कल्पना दुकान के अंदर चली गई। वहां से कम कीमत पर खराब मसाले खरीदने लगी और फिर वापसी पर उसने एक जगह से कुछ मुर्गियां भी चुराई। मोहन को अब ये सारी बात अच्छी तरह समझ में आ गई। वो गुस्से में कल्पना से पहले तमतमाता हुआ घर पहुंच गया और उसके आने का इंतजार करने लगा। आज तो बहुत अच्छा गोश्त मिल गया है, आज भी बिरयानी मिनटों में बिक जाएगी और खूब पैसा आएगा। जैसे ही कल्पना किचन में मुर्गियां रखने लगी, मोहन गुस्से से भरा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें गुस्से की वजह से बिल्कुल लाल हो चुकी थी। बस करो कल्पना, अब ये गंदा खेल बंद करो। मुझे सब मालूम हो चुका है कि तुम रोजाना सुबह कहाँ जाती हो और क्या लाती हो। पतिदेव, आप अचानक इस तरह क्यों चिल्ला रहे हैं? मैं तो बस दुकान के लिए मुर्गियां लेकर आई हूँ। आपको क्या हुआ? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई ये घटिया काम करते हुए? मैंने तुम्हें अपनी आंखों से मुर्गियां चुराते हुए और खराब मसाले खरीदते हुए देखा है। पतिदेव, मेरी बात सुने। मैंने ये काम खुद से नहीं शुरू किया। मैंने रामू भैया को भी यही काम करते देखा था बाजार में। अगर रामू पाप कर रहा था तो क्या तुमने भी उसके पाप में शामिल होना था? तुम जानती हो कि तुम मासूम लोगों की सेहत और जिंदगियों के साथ खेल रही हो। मैंने सोचा था कि अगर मैं भी इस तरह सस्ते मसाले और मुफ्त मुर्गियां हासिल करूंगी तो हमें बहुत फायदा होगा और इन पैसों से हम अपने बच्चों का अच्छा भविष्य बना सकेंगे। दूसरों के बच्चों की सेहत बर्बाद करके, उन्हें बीमार करके तुम अपने बच्चों का अच्छा सोच रही हो। याद रखना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अभी इन दोनों की बहस चल ही रही थी कि अचानक किचन की तरफ से उनके अपने बच्चे जोर से चिल्लाने लगे और रोने की आवाज आई, जिससे दोनों चौंक गए। अरे, ये मेरे बच्चे के रोने की आवाज है। मेरे बच्चों को क्या हुआ? वो दोनों जैसे ही किचन में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका छोटा बच्चा फर्श पर बैठा तड़प रहा था और उसके पास दुकान वाली बिरयानी की प्लेट उल्टी पड़ी थी। माँ, माँ, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मुझे बहुत उल्टी आ रही है। बचाओ माँ। बच्चे ने भूख के मारे किचन में जाकर दुकान वाली बिरयानी खा ली थी और अब मसालों के असर की वजह से उसकी तबीयत तेजी से खराब हो रही थी। हाय मेरा बच्चा, ये क्या हो गया? कोई डॉक्टर को बुलाओ, मेरे बच्चे की जान बचाओ, मैं बर्बाद हो गई। कल्पना को अब लेने के देने पड़ गए थे। वो बुरी तरह परेशान थी और अपने किए पर पछता रही थी, क्योंकि उसका अपना बच्चा उसके अपने लालच का शिकार हो चुका था। देखा तुमने कल्पना, तुम दूसरों के बच्चों की जिंदगियों के साथ खेल रही थी। आज भगवान ने तुम्हारे अपने बच्चे को इसी मोड़ पर ला खड़ा किया। पतिदेव, मुझे माफ कर दे। मुझसे बड़ा पाप हो गया। मैं आज के बाद कभी भी ऐसा गलत काम नहीं करूंगी। भगवान के लिए मेरे बच्चे को बचाएं। मोहन ने जल्दी से बच्चे को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने सही समय पर इलाज करके बच्चे की जान बचा ली। कल्पना ने रो रो कर अपने पति से माफी मांगी कि अब वो सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ेगी। लालच का नतीजा हमेशा बुरा होता है कल्पना। अगर आज मैं तुम्हें न रोकता तो शायद पूरा गांव मौत के मुंह में चला जाता। कुछ दिन गुजर गए। गांव के लोगों की तबीयत जब लगातार खराब होने लगी तो स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस को इस मामले की जांच करने के लिए गांव भेजा। हमें खबर मिली है कि इस गांव में बीमारी किसी घास खाने की वजह से फैली है। चलो, गांव में जितने भी ठेले वाले हैं उन सबके ठेले की तलाशी लो। पुलिस अचानक गांव में आई और उन्होंने सब ठेले वालों की तलाशी लेना शुरू कर दिया। किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। फिर वो रामू के पास पहुंचे तो तलाशी लेते हुए सारा सामान मिल गया। साहब, आप लोग मेरे ठेले की तलाशी क्यों ले रहे हैं? मैं तो गरीब आदमी हूँ, सिर्फ बिरयानी बेचकर अपना पेट पालता हूँ। अरे खामोश रह, तेरी बिरयानी खाने से आधा गांव अस्पताल पहुंच चुका है। अब कानून तुझे असली जगह दिखाएगा। जब पुलिस ने रामू के गोदाम के अंदर जाकर तलाशी ली तो वहां से बेहद खराब सड़े हुए मसाले बरामद हुए। ये बिरयानी बनाने का सारा सामान खराब है। इसमें नुकसानदेह केमिकल वाले मसाले भी मिले, तभी तो लोग इतने बीमार पड़ रहे हैं। इस तरह रामू का सारा काला चिट्ठा सबके सामने आ गया। पुलिस ने मौके पर ही कार्रवाई करते हुए रामू को हथकड़ियां लगा दी और उसे जेल भेज दिया। मुझे माफ कर दो साहब, मैंने ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में ये सब किया था। मुझे जेल में मत ले जाओ। रामू को उसके किए की सजा मिल गई और उसे हमेशा के लिए जेल हो गई, जबकि दूसरी तरफ कल्पना ने ये सब देखकर चैन की सांस ली। पतिदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सही समय पर मेरा पीछा करके मुझे इतनी बड़ी गलती और पाप से बचा लिया। ईमानदारी की रोटी हमेशा सुकून देती है कल्पना, चाहे वो कम ही क्यों ना हो। अब हम हमेशा सच्चाई से काम करेंगे। अब गांव वाले भी धीरे धीरे ठीक होने लगे थे और मोहन ने दोबारा से अपनी पुरानी
साफ सुथरी और स्वादिष्ट बिरयानी ईमानदारी के साथ बेचना शुरू कर दी थी।